हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बिहार रिजल्ट टारगेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप लोग जहां कहीं भी होंगे आप सभी की पढ़ाई 100% अच्छी और शानदार होंगे। दोस्तों, अगर आप लोग डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी को साइंस में ऐसे प्रश्न बताने वाले हैं जो कि आपकी डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा 2022 में आने के लिए तैयार भी हो चुका है। दोस्तों, इस क्लास को आप लोग पूरा जरूर कीजिएगा। आप लोग को अगर डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा में अच्छे रैंक लाना है। दोस्तों, ये मेरे कहने का मतलब नहीं है कि मेरे कहने पर आप लोग क्लास को पूरा कीजिएगा। आप सभी को अगर क्वेश्चन अच्छे लगे, अगर आप सभी को क्लास पसंद आए तो ही आप लोग इस क्लास को पूरा करिएगा। अगर आप लोग कभी भी मेरा क्लास पूरा नहीं किए हैं तो आज एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि आज एक बार मेरी क्लास को पूरा कर लीजिएगा। अगर आप लोग बिहार से रिलेटेड या किसी भी स्टेट से रिलेटेड किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, आप सभी को दोस्तों यहाँ पे जिस तरह से आप सभी का प्रश्न है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो 39 नंबर का प्रश्न है ये 100% इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ऐसे प्रश्न ही आपको याद करना ताकि आपके एंट्रेंस एग्जाम में जो भी प्रश्न आए उनका आप लोग 100% जवाब दे पाइएगा। प्रश्न है 39 नंबर का कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, अर्थात कितने दिनों का होता है। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा दोस्तों, अगर आप लोग एंट्रेंस परीक्षा में अच्छी सफलता चाहते हैं तो। देखिए, ए नंबर के ऑप्शन में है 45 दिनों का, बी नंबर में 120 दिनों का, सी नंबर में दोस्तों 80 दिनों का, डी नंबर में है 180 दिनों का। लेकिन दोस्तों इसका राइट आंसर है 120 दिनों का। आरबीसी का जीवन काल 120 दिनों का होता है। लेकिन आपको इससे संबंधित 3 प्रश्न हम और क्लियर करवाएंगे। ठीक है, तो आप लोग देखिए थोड़ा ध्यान से। ठीक है, आप तो देखिए कि आरबीसी का जीवन काल 120 दिनों का होता है, लेकिन इसके बाद आरबीसी का क्या होता है ये 0.1% स्टूडेंट ही समझते हैं दोस्तों आरबीसी का मृत्यु कहाँ होता है। तो आप लोग देखिए दोस्तों, आरबीसी का जीवन काल करीब 120 दिन होता है। इसके बाद पलिहा में इसकी मृत्यु हो जाती है। आपको प्रश्न आ सकते हैं दोस्तों कि आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है। आपको पलिहा दे देगा, रुधिर दे देगा, ठीक है, फुफ्फुस दे देगा, श्वसन, कुछ भी दे सकता है, लेकिन एक ऑप्शन तो आपको सही होगा ही होगा। ठीक दोस्तों, तो आप लोग क्या देखिएगा, आरबीसी की मृत्यु दोस्तों पलिहा में हो जाती है। इसके बाद देखिए सबसे पहले 1% जो है लाल रुधिराणु, ठीक है दोस्तों, जिसको हम लोग रुधिकाणु भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे रुधिराणु की जगह पे 1% जो दोस्तों लाल रुधिकाणु, जिसको लाल रक्त कण बोलते हैं, आरबीसी जिसको हम लोग बोलते हैं, और 30% जो श्वेत रक्त जिसको हम लोग दोस्तों डब्ल्यूबीसी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, एक जो लाल रक्त को हम लोग दोस्तों आरबीसी बोलते हैं और श्वेत रक्त को दोस्तों हम लोग डब्ल्यूबीसी बोलते हैं। तो लाल रक्त जो जिसको हम लोग आरबीसी बोलते हैं वो 1%, ठीक है दोस्तों, और जिसको हम लोग डब्ल्यूबीसी बोलते हैं वो 30%। यानी डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य शरीर में जो होने वाले इन्फेक्शन है उनसे छुटकारा दिलाना। अगर किसी के शरीर में जो चोट फूट लग जाते हैं, जहाँ दाग धब्बे हो जाते हैं, तो वहाँ पे जो है ना ये जीवाणु की मारने का कार्य करता है, शरीर को फ्रेश करने का कार्य करता है। तो ये डब्ल्यूबीसी जो है दोस्तों, डब्ल्यूबीसी 30% और आरबीसी जो दोस्तों होता है ये 1% और डब्ल्यूबीसी 30%। ये जो है ये श्वेत रुधिकाणु जो है दोस्तों प्रतिदिन समाप्त हो जाते इतना। ठीक है, डब्ल्यूबीसी 30% और आरबीसी जो दोस्तों 1% जो प्रत्येक दिन समाप्त होते हैं। इस प्रकार दोस्तों रुधिर में इसका अनुपात जो अस्थिर रहता है, जो हमेशा नियतांक रहता है, तो वो 600:1 जो है हमेशा नियतांक, अर्थात जो है दोस्तों आरबीसी सबसे ज़्यादा होता है और डब्ल्यूबीसी सबसे कम होता है। आरबीसी से शरीर में जो है दोस्तों प्रोग्रेस होता है, डब्ल्यूबीसी से शरीर में जो एक सुरक्षा का जिसको कवच बोलते हैं, ठीक है, जिस प्रकार से मशीन में मोबिल जो काम करता है इंजन को बचाने का, उसी तरह से ये काम करते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ गए शरीर में जो है डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का कुल कितना अनुपात है, तो 600:1 है। ये आपको प्रश्न आ सकते हैं। तो आपको यहाँ पे बोलेंगे 3 प्रश्न क्लियर करेंगे। पहला प्रश्न है कि आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है दोस्तों, पलिहा में हो जाती है। देखिए, आपको पूछ सकता है कि प्रत्येक दिन जो है आरबीसी कितना प्रतिशत शरीर में नष्ट होता है। ठीक है, तो वहाँ पे 1%। अगर डब्ल्यूबीसी आ जाए तो यहाँ पे 30%। अगर दोनों आ जाए आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, आपको पूछे कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी कितना प्रतिशत प्रत्येक दिन समाप्त हुआ शरीर में, तो आपको याद रखना है कि 600:1% में रह के आपको, तो आपको याद रखना है कि 1:30% जो है दोस्तों प्रत्येक दिन आरबीसी और डब्ल्यूबीसी शरीर में समाप्त हो जाते हैं। तो आप लोग समझ गए, यहाँ से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न आपको आने वाले हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में। देखिए, दूसरा प्रश्न आप सभी का, थायराइड ग्रंथि है कहाँ स्थित होता है। तो यहाँ पे भी 4 ऑप्शन है, नियर द हार्ट यानी हार्ट के पास। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मस्तिष्क के पास, अब देखिए गर्दन भाग में, अब देखिए पेट और ग्रहणी के बीच में।
पेट और ग्रहणी के बीच। लेकिन जो थायराइड ग्रंथि है वो गर्दन भाग में स्थित होता है। इसके बारे में आप लोग समझ लीजिए कि आप लोग को तो प्रश्न पता, लेकिन इसके बारे में आप लोग थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए कि दोस्तों थायराइड ग्रंथि गर्दन भाग में स्थित होता है। यहाँ से आपको यहाँ पे 5 प्रश्न क्लियर करेंगे जो कि बहुत जरूरी है। थायराइड ग्रंथि जो जिसको बोलते हैं थायराइड ग्लैंड्स, ठीक है दोस्तों, ये मानव शरीर के सबसे बड़ी और बहुत चर्चित अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, यह हमारी गर्दन में श्वासनाल के शीर्ष मतलब समझते दोस्तों, जो ऊपरी भाग है श्वासनाल यानी गर्दन के शीर्ष भाग पर स्थित स्वर यंत्र अर्थात कंठ, ठीक है, जो कंठ से ही स्वर निकलता है, इसके नीचे यानी मान के चलिए कंठ है, इसके नीचे यहाँ पे शीर्ष पर स्थित होता है। ठीक है, थायराइड एवं दोस्तों क्रिकोइड उपास्थियों के पार्श्व भागों पर सामने, जिसको हम लोग दोस्तों आधार तल मतलब ये जो बोलते हैं श्वास नली, यानी नीचे की ओर फैली हुई लाल सी एच आकार के होता है। आपको ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि दोस्तों थायराइड ग्रंथि का आकार कैसा होता है, तो एच आकार के होता है। द्विपाली ग्रंथि है, इसका विकास भ्रूण के एंडोडर्म से होता है, यानी बच्चे के एंडोडर्म से होता है। ठीक है, अब देखिए ये जरूरी नहीं है कि भ्रूण से ही होता है, ये आप लोग समझने की मतलब एक तरह से मैक्सिमम ये बात है। ठीक है, इस ग्रंथि से दोस्तों थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावन होता है। थायराइड ग्रंथि से किस हार्मोन का स्रावन होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावन। इसकी कमी से जो दोस्तों इसकी कमी से क्या होता है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से जो दोस्तों जर्मानवा, जिसको हम लोग क्रेटिनिज्म बोलते हैं, और देखिए मिक्सीडेमा घेघा, जिसको हम लोग ग्वाइटर बोलते हैं, आदि रोग हो जाता है। ठीक है, इसलिए हमारे जो ये स्वर के कंठ के भागों में नीचा होता है, इसको जो है यहाँ से जो दोस्तों इसको अगर आयोडीन की कमी हो जाती है थायराइड ग्रंथि में, तो यहाँ से ही घेघा रोग होता है। तो यहाँ पे कितना प्रश्न आ गया, थायराइड ग्रंथि से ही दोस्तों घेघा रोग होता है। किस ग्रंथि में आपको किस ग्रंथि में खराबी के कारण घेघा रोग होता है, तो थायराइड ग्रंथि किस हार्मोन का असर होता है, तो थायरॉक्सिन। और देखिए थायराइड ग्रंथि किस आकार का होता है, तो एच आकार का होता है। आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। और थायराइड ग्रंथि कहाँ होता है, हमारे गर्दन में स्थित होता है। ठीक है, तो ये कंठ एवं स्वर के नाल के बीच होता है। यहाँ से आपको इतना प्रश्न तो आपको क्लियर हो गया। ठीक है, देखिए आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। जिसको इस तरह के पीडीएफ चाहिए वो हमारे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करते हैं। आपको 100% यानी कम ही फीस में आपको 4 सब्जेक्ट का पीडीएफ मिल जाएगा। जो स्टूडेंट चाहिए आप लोग मैसेज। देखिए अंडाशय द्वारा स्रावित फीमेल हार्मोन कौन सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जो अंडाशय द्वारा जो स्रावित होता है फीमेल हार्मोन वो कौन सा है। देखिए दोस्तों देखिए एस्ट्रोजेन और देखिए FSH और LH और अन्य विकल्पों में से सभी यहाँ पे बोल रहा है। तो देखिए दोस्तों अंडाशय द्वारा जो स्रावित जो फीमेल हार्मोन होता है दोस्तों एस्ट्रोजन होता है। ठीक है, एस्ट्रोजन होता है। अब इसके बारे में आप लोग समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। एस्ट्रोजन के बारे में समझ के, इसको एस्ट्रेनोजन भी कहते हैं, लेकिन इसके बारे में आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। जो एस्ट्रोजन अंडाशय द्वारा स्रावित मादा हार्मोन है। ठीक, आपको पूछ सकता है कि एस्ट्रोजन कहाँ से स्रावित होता है, एस्ट्रोजन कौन हार्मोन है, तो आपको मादा हार्मोन याद रखना है, फीमेल जो हार्मोन्स याद रखना है इसको। और देखिए अंडाशय की थीका यानी इंटरना की कोशिकाएं द्वारा दोस्तों यौवना अवस्था से लेकर के दोस्तों रजोनिवृत्ति यानी जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों, ये जो है जब तक जो मानसिक सर्किल बोलता है जिसको मानसिक साइकिल बोलता है, जो रजोधर्म होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये इसकी आयु तक स्रावित होती हैं। ठीक है, और देखिए यह मादा के सभी सहायक जननांगों व लैंगिक लक्षणों के विकास को प्रेरित करता है। कौन, तो अंडाशय द्वारा स्रावित जो फीमेल हार्मोन है जो है एस्ट्रोजन। तो यहाँ से भी आपसी को बहुत प्रश्न क्लियर हो गए। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न का आपसी को पीडीएफ आप लोग किसी भी एग्जाम में, जैसे आपको सीटेट हो गया, DLED हो गया। ठीक है दोस्तों, DLED हो गया, उसके बाद आपका BEd हो गया, उसके बाद कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करेंगे तो यहाँ से आपको प्रश्न 100% यहीं से आएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग भूल मत कीजिएगा। जिसको पीडीएफ लेना है आप लोग व्हाट्सअप पे जरूर मैसेज कीजिएगा। ठीक है, हमारे व्हाट्सअप नंबर भी आप लोगों के सामने दिया ही हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए गैस्ट्रिक ग्रंथियाँ किसकी भित्ति में मौजूद होती है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है दोस्तों। गैस्ट्रिक भित्तियाँ किसकी भित्ति में मौजूद है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। इसके बारे में आप लोग थोड़ा विचार कीजिएगा। गैस्ट्रिक ग्रंथियाँ किसकी भित्ति में, देखिए क्रास नली, उदर, छोटी आंत, देखिए उदर हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग पेट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, दोस्तों गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता है उदर भित्ति यानी वाल में मौजूद है। जठर ग्रंथियाँ गैस्ट्रिक ग्लैंड मानव के आमाशय की दीवारों पर मौजूद होती है। आपको पूछ सकता है जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है वो कहाँ उपस्थित होता है, आपको कहता है मानव में आमाशय में मौजूद दीवारों पर। मानव आमाशय की दीवार में लगभग 3.5 करोड़ जठर ग्रंथियाँ होती है। आपको बहुत इंपॉर्टेंट
मानव अमाशय की दीवार में कितने जठर ग्रंथि होते हैं? 3.5 करोड़ यानी 3.5 करोड़। ठीक है, जो दिन भर में औसत जो तो अब देखिए दिन भर में जो दोस्तों 1.5 लीटर से 2 लीटर जठर रस का दोस्तों 1.5 लीटर से 2 लीटर जठर रस स्रावन करती है। जठर रस भोजन में मौजूद जीवाणुओं को की नष्ट करता है, भोजन को सड़ने से रोकता है तथा यह भोजन के पास पाचन में सहायक होता है, जेस्टिक ग्लैंड। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिए, जठर रस प्रतिदिन 1.5 लीटर से 2 लीटर जो है जठर रस का स्रावन करता है। अब देखिए आपको इंपॉर्टेंट एक प्रश्न है, जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोत क्या है? तो जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोत जीवाश्म ईंधन है। ये सब आप लोग जरूर याद रखें। जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत क्या क्या चीज़ आती है वो समझिए। जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोत जीवाश्म ईंधन है। यह रसायनों, सूक्ष्म पदार्थ या जैविक पदार्थ के वातावरण में मानव की भूमिका है, जो मानव को या जीव जंतुओं को या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। मोटरसाइकिल हो गया, जैसे बाइक हो गया, औद्योगिक प्रक्रिया, कचरे को जलाना आदि द्वारा निकलने वाला धुआं और प्रदूषित गैसों वायु प्रदूषण में अपना योगदान देती है। कुल प्रतिदिन गैसों आदि वायु प्रदूषण के स्रोत है। इनसे संबंधित जो भी प्रश्न, जैसे हमारे यातायात चलते हैं दोस्तों, यातायात चलते हैं, ठीक है, यातायात चलते हैं, बाइक चलते हैं, तो इससे संबंधित जो उद्योग है, जैसे चिमनी हो गए, कल कारखाने, इससे संबंधित जो धुआं निकलते हैं, गैस निकलते हैं, ये सब क्या है दोस्तों? ये जो है दोस्तों जल प्रदूषण, धुआं नहीं, कचरा जो होता है दोस्तों, कचरे, ये सब क्या है दोस्तों? जल प्रदूषण कारण है। देखिए ये सब भी, और जल प्रदूषण विभिन्न कारणों से होता है, जैसे ऊपर में दोस्तों जैसे जैविक गैस ऊपर मुड़ जाता है जिसको, ठीक है दोस्तों, जिसको तो इसके कारण जो धुआं निकलता है, जिसके कारण अम्ल वर्षा होता है, जहाँ से जल में अम्ल वर्षा हो जाता है, जिसके कारण जल में मछली मर जाते हैं, ठीक है, पेड़ पौधे सूख जाते हैं, और जो नदी होता है वहाँ पे जाता है तो वहाँ पे मछली मर जाते हैं, तो इससे भी जल प्रदूषण का खतरा बना हुआ रहता है। इसको दूर करने के आप सभी को 4 प्रकार होते हैं। इसको दूर करने का समझने का प्रयास कीजिए। भौतिक जल प्रदूषण, ठीक है दोस्तों, भौतिक जल प्रदूषण से जल गंध, स्वाद की ऊष्मीय गुणों में परिवर्तन हो जाते हैं। अब देखिए जो भौतिक जल प्रदूषण होता है, जैसे हम लोग कचरा जलाते हैं या फिर हम लोग कल कारखाने चलाते हैं, तो इससे निकलने वाले धुआं जो होता है वायुमंडल में चला जाता है, जिससे अम्लीय वर्षा होता है। इससे बहुत बड़ा क्षति पहुंचता है दोस्तों पृथ्वी पर जो आते हैं, जो हमारे नीचे में गिरता है बारिश ज़मीन पर, तो इससे बहुत सारे जीवों जंतु के नुकसान होते हैं, जैसे खास करके मछली, जलीय जीव जंतु होते हैं और पेड़ पौधा होते हैं, इसके पत्ते गल जाते हैं अम्लीय वर्षा से। ठीक है, देखिए रासायनिक जल प्रदूषण हो गए, जैसे जल में विभिन्न उद्योगों एवं अन्य स्रोतों से मिलने वाले रासायनिक पदार्थों के कारण। अब कहीं मान के चलिए कारखाना लगा हुआ है, वहाँ पे जैसे कहीं चमड़ा उद्योग है या फिर कोई जो मान के चलिए गैसिक उद्योग है, किसी प्रकार का रासायनिक उद्योग है, उससे निकलने वाले जो कचरा है, जैसे जमुना नदी सबसे अधिक प्रदूषित नदी है, तो ये सब में दिल्ली सबसे आने वाले, किसी भी स्टेट से आने वाले कचरा बहुत ज़्यादा होते हैं दोस्तों, तो इस कारण से ये सब जो है बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित नदी है। अब देखिए शारीरिक क्रिया का अंतर्गत, जैसे हम लोग जल में क्या होते हैं, नहाते हैं, कपड़ा धोते हैं, ठीक है, तो ये भी एक तरह का जो है जल प्रदूषण का मुख्य कारण है, शारीरिक क्रियात्मक। अब देखिए जैविक जल प्रदूषण के अंतर्गत, जैसे रोगजनक जीवों को प्रवेश के कारण जल दूषित एवं जल जैविक प्रदूषण। अब देखिए जैविक जल प्रदूषण, जैसे कोई दूषित वस्तु है जल में, इसका जो है नियंत्रण मतलब आ जाना, किसी प्रकार के जैसे खतरा है, तो ये सब बना हुआ रहता है। ठीक है, तो ये सब हो गए। अब देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता है, ये रविंद्रनाथ टैगोर है। ठीक है, इसके बारे में आप लोग समझ लीजिए, इसके बारे में आप लोग को ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। अब आपको निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष क्या है, ये चीज़ के आप समझ लिए, जिसको हम लोग दोस्तों मायोपिया बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है, मायोपिया। और निकट दृष्टि दोष के निवारण के दोस्तों अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। अब देखिए निकट, सबसे पहले ओ आ का पहाड़ा लिख लीजिए, ओ आ, और लास्ट में क्या हो, हरसेऊ यानी दुर्गेहू। तो देखिए सबसे पहले आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, ओ से अवतल होता है और ऊ से क्या होता है, उत्तल। तो सबसे निकट में क्या है, ओ है, तो ओ से क्या होगा दोस्तों, अवतल। तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग कहता है। दूर में क्या है, ऊ है, तो दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग कहता है। और जो दरार दृष्टि दोष है, जिसमें दूर और निकट दोनों की वस्तु को देखने में परेशानी होती है, तो उसके लिए दोनों यानी उत्तल, तो बायोफोकल लेंस का उपयोग कहता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग जरूर याद रख लीजिएगा। मनुष्य कर्ण स्राव की क्षमता किसके बीच होता है, तो देखिए मनुष्य की जो कर्ण स्राव की क्षमता होती है, तो ये आपको 20 HZ से यानी हर्ट्ज से 20,000 HZ तक होता है। ठीक है, 20, यहाँ पे एक शून्य छूट गया। ठीक है, 20 HZ तक होती है, तो ये आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, समान भ्रूण की हृदय ध्वनि कितने दिन, देखिए सामान्य भ्रूण होता है, इसके हृदय
कि कितने मिनट प्रति होती है, ठीक है, इसकी हृदय की गति जो है कितने मिनट प्रति होती है, तो 1 से 20 से 140 मिनट प्रति मिनट होती है। इसकी जो भ्रूण होते हैं, जो पेट में बच्चे पलते हैं गर्भ में, माँ के गर्भ में, इसकी जो हृदय गति होती है 120 से 140 मिनट प्रति होती है, ठीक है, रफ्तार होती है। तो यहाँ पे आज इतना प्रश्न आपको बच्चे क्लियर हो गए। तो यहाँ पे आप 10 प्रश्न, आपको टोटल 9 प्रश्न क्लियर हो गए, लेकिन इससे संबंधित आपको हमको लगता है कि 40-50 प्रश्न क्लियर हो गए होंगे। तो कल आपसे को नेक्स्ट वीडियो में और प्रश्न बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। जिसको PDF चाहिए व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए, लिंक सबका डिस्क्रिप्शन में। और जो कल वाले वीडियो नहीं देख लीजिएगा, यहाँ से कल आपको दांतों के बारे में बताएंगे, उससे संबंधित कई इंपॉर्टेंट प्रश्न जो क्या कल आपको बताएंगे। इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।